क्या आप जानते हैं भारत में 32 करोड़ लोग फेसबुक और 23 करोड़ लोग इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, और आप भी शायद उनमें से एक जरूर होंगे। लेकिन कल्पना कीजिए अगर इन करोड़ों लोगों को रातों रात आतंकवादी घोषित कर दिया जाए और इन टेक्नोलॉजी कंपनियों को आतंकवादी संगठनों की सूची में डाल दिया जाए तो क्या होगा। आप शायद आज इसकी कल्पना भी ना कर पाएं, लेकिन रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ठीक ऐसा ही किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश में किसी टेक्नोलॉजी कंपनी को आतंकवादी और कट्टरपंथी संगठन घोषित किया गया हो, और इस कंपनी का नाम है मेटा, और इसे रशिया में आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। मेटा इस समय न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, बल्कि ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पेरेंट कंपनी है, जिसके सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। नाम तो आपने सुना ही होगा। दुनिया के 150 से ज्यादा देश आज इस कंपनी की सेवाओं का, इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। और जैसा हमने आपको कहा, आप में से ज्यादातर लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, फेसबुक का भी करते होंगे और इंस्टाग्राम का भी करते होंगे। ये तीनों इसी कंपनी की हैं। लेकिन अब रशिया ने इसे आतंकवादी संगठनों की सूची में डालकर एक बिल्कुल नई बहस छेड़ दी है, और वो बहस ये है कि क्या कोई टेक्नोलॉजी कंपनी भी आतंकवादी संगठन हो सकती है। और यहां एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि रशिया ने इस कंपनी को और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किस आधार पर आतंकवादी संगठन माना है। तो क्या अब हम ये मान लें कि भविष्य में जो टेक्नोलॉजी कंपनी है ये भी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, और आने वाले दिनों में ये एक टेम्पलेट बन जाएगा। आने वाले दिनों में और भी कई ऐसे देश हो सकते हैं जो शायद व्हाट्सएप पर बैन लगा दें, या फिर फेसबुक पर बैन लगा दें, या ट्विटर पर बैन लगा दें। आपको याद होगा चीन इससे पहले यह काम कर चुका है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन। इस साल 23 फरवरी को जब रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा, उस समय फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी रशिया के खिलाफ एक नैरेटिव वॉर शुरू हो गया, जिसमें रशिया को एक ऐसे देश के तौर पर पेश किया गया जो शांति और मानव अधिकारों का हनन कर रहा है, इनके खिलाफ है। और इस युद्ध में रशिया की सेना को जबरदस्त नुकसान हो रहा है, रशिया की सेना हार रही है। ये नैरेटिव, ये खबरें आपने लगातार पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, सोशल मीडिया पर इसी तरह की खबरें आपके पास आती होंगी, जिसमें आप देखते होंगे कि रशिया के टूटे हुए, नष्ट किए हुए टैंक्स की तस्वीरें आपके पास आ रही हैं। रशिया की सेना अपना गोला बारूद छोड़कर वहां से भाग गई है। ये सारी तस्वीरें आपने अब तक देखी होंगी, और आपको यह भी पता चला होगा कि रशिया की सेना बुरी तरह से हार रही है, रशिया की सेना अत्याचार कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन को लेकर आपके पास यह नैरेटिव आता होगा फेसबुक पर कि रशिया की सेना वहां के लोगों पर लगातार अत्याचार कर रही है, यूक्रेन के लोग बिल्कुल बेबस हैं, और यूक्रेन से आपको एक अलग तरह की ही खबरें दिखाई देती हैं। और रशिया का यही आरोप है कि फेसबुक रशिया विरोधी विचारों का एक मंच बन गया है। 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच रशिया की सेना ने यूक्रेन में 100 से ज्यादा मिसाइल्स दागी, और ट्रेडिशनल वॉर में रशिया आगे भी निकल गया। लेकिन इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट, लाइक्स और शेयर्स के रूप में नैरेटिव वॉर की जो मिसाइल्स दागी गईं, उसने रशिया को बहुत कमजोर करके दिखाया, रशिया को एक क्रूर देश के रूप में दिखाया। अब रशिया का आरोप है कि मेटा नाम की इस कंपनी ने यूक्रेन के सोशल मीडिया यूजर्स को देश के खिलाफ पोस्ट लिखने की खुली छूट दी, जिससे ये तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स रशिया विरोधी ताकतों के लिए एक बहुत बड़ा मंच बन गए। और इसके बाद भी रशिया ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। यानी रशिया को ऐसा लगा कि हम एक तरफ तो यूक्रेन की सेना से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पश्चिमी देशों से लड़ रहे हैं, और तीसरी तरफ ये जो सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है विचारों का रशिया के खिलाफ, अब रशिया को उससे भी लड़ना पड़ रहा है। रशिया ने इसी साल युद्ध शुरू होते ही मार्च के महीने में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया था, और यह भी कहा था कि ये तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स रशिया विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं और किसी आतंकवादी संगठन की तरह ही ये काम कर रहे हैं। और इसके बाद जब ये मामला वहां की अदालत में गया, तो वहां की अदालत ने भी यही माना कि ये सभी टेक्नोलॉजी कंपनियां रशिया के खिलाफ कट्टरपंथी ताकतों की तरह काम कर रही हैं, और इनका मकसद लोगों के बीच एक ऐसी राय बनाना है जिसमें रशिया के खिलाफ सिर्फ नफरत भरी हो। यानी ये लोगों के दिमाग में बारूद भर रही है।
बड़ी बात यह है कि तब अमेरिका की इस टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल हुआ था और यह शब्द था रूसोफोबिया। आपने इससे पहले इस्लामोफोबिया तो सुना होगा, लेकिन यह नया शब्द आया है रूसोफोबिया। इसका मतलब है ऐसी ताकतें जो रशिया के खिलाफ डर की भावना फैला रही हैं और उसके प्रति दुष्प्रचार कर रही है। मार्च में जब रशिया में फेसबुक पर प्रतिबंध लगा तब वहां इसके 7 करोड़ यूजर्स थे, जबकि इंस्टाग्राम के यूजर्स की संख्या रशिया में लगभग 6.5 करोड़ थी। रशिया की कुल आबादी लगभग 15 करोड़ है, यानी इस हिसाब से उसकी आधी आबादी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद थी, इनका इस्तेमाल कर रही थी। और सोचिए, जब ये लोग दिन रात इन प्लेटफॉर्म्स पर अपने देश के खिलाफ एक नैरेटिव को पढ़ते और देखते होंगे तो इनके दिमाग पर क्या असर होता होगा। व्लादिमीर पुतिन को यह डर था कि जब ये सारी इस तरह की सामग्री को पढ़ेंगे, इस तरह के वीडियोस को, खबरों को पढ़ेंगे, तो कहीं ये हमारी सरकार के ही खिलाफ ना हो जाए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक और विचारात्मक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किसी देश या उसके नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाता है तो उसे आतंकवादी माना जाएगा। और रशिया का कहना है कि मेटा नाम की यह कंपनी उसके देश में यही कर रही थी। हालांकि इस कंपनी को आतंकवादी संगठनों की सूची में डालने के पीछे एक और भी वजह है। असल में रशिया ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मार्च में ही प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन के जरिए रशिया के लाखों लोग इन ऐप्स का तब भी इस्तेमाल कर रहे थे और रशिया की सुरक्षा एजेंसियां चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रही थी। लेकिन अब क्योंकि वहां मेटा को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है, इसलिए अगर कोई नागरिक अब रशिया में वीपीएन के जरिए भी फेसबुक या इंस्टाग्राम का प्रयोग करता है तो उसे कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है और 10 साल की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा अब रशिया में मेटा के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे, यानी रशिया में अब फेसबुक और इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने वाले लोग आतंकवादी माने जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी बात है, दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है। हालांकि व्हाट्सएप को अभी इस प्रतिबंध से दूर रखा गया है, जबकि इस ऐप की पेरेंट कंपनी मेटा ही है, यानी मेटा नाम की जो कंपनी हम आपको बता रहे हैं, व्हाट्सएप भी उसी कंपनी का एक प्रोडक्ट है। और व्हाट्सएप आप सब ज्यादातर लोग इस्तेमाल यहां करते होंगे। यहां पर नोट करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश आज रशिया के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी कंपनी को आतंकवादी बताकर उस पर प्रतिबंध लगाना लोगों से उनकी अभिव्यक्ति की आजादी छीनने जैसा है। लेकिन रशिया का कहना है कि जब इन देशों ने रशिया की तमाम न्यूज एजेंसीज, रशिया के सारे अखबारों और रशिया के सारे न्यूज चैनल्स के प्रसारण पर रोक लगा दी थी, तब ये अभिव्यक्ति की आजादी कहां गई थी। तो पश्चिमी देशों का कहना आप देख लीजिए। पश्चिमी देश फेसबुक के तो बचाव में हैं, वो कह रहे हैं कि फेसबुक को बैन करके अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है। लेकिन जब यही पश्चिमी देश रशिया की सारी एजेंसियों को बैन कर देते हैं, रशिया के सारे न्यूज चैनल्स का प्रसारण अपने यहां रोक देते हैं, रशिया की सब न्यूज एजेंसीज को अपने यहां बंद कर देते हैं, तब इन्हें अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में ख्याल नहीं आता। इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी क्या है, किसे मिलेगी, ये भी पश्चिम के देश ही तय करते हैं। और ये बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं यही तय करती हैं कि अभिव्यक्ति की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। वर्ष 1998 में पश्चिमी मीडिया द्वारा कुछ ऐसी खबरें प्रकाशित हुई थी जिनमें यह दावा किया गया था कि इराक के पास परमाणु हथियार हो सकते हैं, और तब अमेरिका ने इन्हें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हुए इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, आपको याद होगा। लेकिन सच यह है कि इसके बाद कभी भी यह साबित नहीं हो पाया कि इराक के पास परमाणु हथियार है। यानी उस समय इराक के खिलाफ जो नैरेटिव बनाया गया उसकी जीत हुई, एक इंप्रेशन बनाया गया, एक विचार इराक के खिलाफ बनाया गया कि इसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, लेकिन थे नहीं। लेकिन पूरी दुनिया ने विश्वास किया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं। बल्कि आज बात हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन की। डिस्ट्रैक्शन का मतलब हुआ वो हथियार जो आपके दिमाग को भटका देते हैं, जिसके तहत सोशल मीडिया के जरिए करोड़ों लोगों के विचारों में मिलावट की जाती है। आज के जमाने में हथियारों में बारूद भरने से पहले दिमाग में बारूद भरना जरूरी है। हथियारों वाला युद्ध जीतने से पहले वैचारिक युद्ध जीतना जरूरी है, ताकि आपने युद्ध में चाहे जो किया हो लेकिन पूरी दुनिया यह कहे कि आप ही सही हैं। और यही
इस नए युग की अब सबसे बड़ी चुनौती है, जिसकी हमें भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि आप हथियारों में भरे बारूद की सप्लाई को तो शायद एक दिन रोक पाएंगे, लेकिन दिमाग में भरे बारूद को डिफ्यूज करना असंभव है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो पूरी लड़ाई है, ये नैरेटिव वॉर की है, ये बंदूकों के, हथियारों के वॉर की नहीं है। नैरेटिव वॉर का मतलब उस युद्ध से है जिसमें लोगों की एक खास राय बनाने की कोशिश की जाती है, लोगों के विचारों को प्रभावित किया जाता है, उनके दिमाग में वैचारिक बारूद भर दिया जाता है। जैसे कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान दुनिया भर के देशों की यह राय बनाने की कोशिश करता रहा है कि कश्मीर में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। यूक्रेन युद्ध में भी अब तक इसी तरह की धारणा बनाने की कोशिश हुई, जिसमें लोगों को यह बताया जाता है कि रशिया का कितना ज्यादा नुकसान हो चुका है, रशिया के कितने टैंक, कितने फाइटर जेट्स नष्ट हुए हैं, रशिया की सेना यूक्रेन के लोगों का कैसे दमन कर रही है, रशिया की सेना कमजोर हो चुकी है, रशिया के सैनिक यूक्रेन में जाकर लड़ना नहीं चाहते हैं। और इसे लेकर ऐसी कोई खबरें कभी नहीं आती कि रशिया वहां जीत रहा है या रशिया बहुत मजबूत स्थिति में है। ऐसी खबरें आपके पास नहीं पहुंचेंगी। यूक्रेन से सिर्फ ऐसी खबरें आती हैं जिनमें यह बताया जाता है कि वहां युद्ध के बीच यूक्रेन के जो मासूम लोग हैं कैसे जी रहे हैं, कैसे छोटी छोटी चीजों में वो अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं, कैसे वहां के जो वृद्ध लोग हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, कैसे युद्ध के बीच में कोई प्रेमी शादी कर रहे हैं। और ऐसी खबरें पश्चिमी मीडिया द्वारा लगातार दिखाई जा रही हैं। और नैरेटिव वॉर का सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका। आज हम ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि यूक्रेन में लोगों पर मुसीबत नहीं आई है, हम ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि यूक्रेन के लोग झूठ बोल रहे हैं। वाकई में यूक्रेन में बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है और हमारी पूरी जो सहानुभूति है वो यूक्रेन के लोगों के साथ है।